गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है, तो चैप्टर हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, मगर आज करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। हम एक समराइज फॉर्म में आपको बता देंगे बेसिक चैप्टर 2 क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चैप्टर 2 क्या है, उसमें सबसे पहले आपका आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब कि जो हमारा चैप्टर 2 है वो हमारा बताता है कि जो अकाउंटिंग है उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो फाइनेंशियल नेचर की है और उसे मनी के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसको मनी के टर्म में और फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, अगर है तो वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो मतलब है कि कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि फाइनेंशियल टर्म में है और मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, जैसे कि कोई परचेज किया आपने तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ठीक है, परचेज किया, सेल किया, ये सब बिजनेस ट्रांजैक्शन है। इसके बाद एक आता है इवेंट्स। इवेंट्स का मतलब है कि जो आपने ट्रांजैक्शन किए हैं उन ट्रांजैक्शन का क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, उन ट्रांजैक्शन का क्या रिजल्ट रहा। जैसे कि मान लीजिए परचेज है, सेल है, इनका क्या रिजल्ट रहेगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या नेट लास्ट में कितना आया, उसको बोलते हैं इवेंट्स। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आपका ट्रांजैक्शन, मान लीजिए एक एक्टिविटी है, ठीक है, और उस एक्टिविटी का जो रिजल्ट आता है वो आपका इवेंट्स है। जैसे हमने सेल किया तो सेल का रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास कैश आएगा और गुड्स आपका कम हो जाएगा, ये चीज़ होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब सेल करते हैं तो ट्रांजैक्शन है, उसका जो रिजल्ट आएगा कम होगा, प्रॉफिट होगा, ये सब रिजल्ट है उसके। जैसे सेल किया हमने तो हमारा स्टॉक कम हो जाएगा, कैश आ जाएगी और कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा। तो ये प्रॉफिट क्या है, उसका रिजल्ट है। तो वही चीज़ है, रिजल्ट को बोलते हैं हम इवेंट्स। ठीक है, इसके बाद आपका आता है कैपिटल। क्या आता है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब कि ओनर्स ने अगर जो भी अमाउंट्स बिजनेस में लगाया हुआ है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि नॉट ओनली कैश, ओनर ने अगर कैश लगाया है, बैंक लगाया, स्टॉक लगाया, मशीनरी लगाया, एनीथिंग। ठीक है, मतलब कि ओनर ने कुछ भी लगाया है इन्वेस्ट करने से के पर्पज से, कि इन्वेस्ट किया है और उससे प्रॉफिट अर्न करेगा, तो उसको बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, जो इन्वेस्ट किया जाता है पैसा कैश के फॉर्म में किया जा सकता है, बैंक के फॉर्म में भी किया जा सकता है, गुड्स दे सकते हैं तो स्टॉक के फॉर्म में भी किया सकता है, और कोई एसेट के फॉर्म में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब है कि एनीथिंग विच आर इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, एनीथिंग, कुछ भी इन्वेस्ट किया हो फॉर द पर्पज अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल पे आपका एक इंटरेस्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब कि ओनर ने कैपिटल लगाई होती है, इसके बदले में फर्म क्या करते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करती है और उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पे करती है तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैपिटल में प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में प्लस कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कैपिटल में इसको प्लस कर देते हैं। इसके बाद एक टर्म आता है आपका ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब है एनीथिंग विच आर विथड्रॉन बाय द ओनर्स फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल यूज, एनीथिंग विच आर विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल यूज। ठीक है, मतलब कि पर्सनल यूज के लिए, जब पर्सनल यूज के लिए आप कुछ भी विथड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, आप कुछ भी विथड्रॉ कीजिए, चाहे आप पैसा निकालिए, कैश कैपिटल निकालिए, बैंक निकालिए या गुड्स निकालिए, कुछ भी निकालिए, किस पर्पज से, पर्सनल पर्पज से। जैसे कि आप ये भी हो सकता है कि पर्सनल एक्सपेंसेस जो होते हैं सब वो ड्राइंग माने जाते हैं। जैसे कोई ओनर है, उसने अपने बच्चे को साइकिल दिलवाई और बिजनेस के पैसे से, तो वो भी क्या, उसका पर्सनल एक्सपेंस है, तो उसको क्या माना जाएगा, ड्राइंग। तो मतलब है कि जो भी अमाउंट आप विथड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज से, उसको बोलते हैं ड्राइंग। और ड्राइंग को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ड्राइंग पे एक इंटरेस्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे एक इंटरेस्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, मतलब कि जब
ओनर ने पैसा निकाला है तो उसके बदले में फर्म को वो इंटरेस्ट देगा, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है यहाँ पे टोटल रेवेन्यू एक्सेस देन टोटल एक्सपेंसेस। जब टोटल रेवेन्यू मोर देन हो टोटल एक्सपेंसेस से तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट आता है उसे कैपिटल में प्लस करते हैं, प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते हैं। ओके, याद रखिएगा, प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करते हैं। लॉस, लॉस का मतलब यहाँ पे है टोटल एक्सपेंसेस इज मोर देन टोटल रेवेन्यू। जब टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा हो टोटल रेवेन्यू से, ठीक है, जब टोटल एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं टोटल रेवेन्यू से तो उसको बोलते हैं लॉस, और लॉस को यहाँ पे कैपिटल से माइनस करते हैं। माइनस करते हैं मतलब सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाती है कि कैपिटल में क्या क्या प्लस होते हैं, क्या क्या माइनस होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस किया जाता है, ड्राइंग को माइनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस, प्रॉफिट को प्लस और लॉस को माइनस। ठीक है, और प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू मोर देन टोटल एक्सपेंसेस। बिजनेस की टोटल रेवेन्यू जितनी है, टोटल जितनी भी टोटल रेवेन्यू है, जितनी भी टोटल इनकम है, उनको अगर वो आपकी एक्सपेंसेस ज्यादा है तो आपका प्रॉफिट होगा और कम है तो लॉस होगा। ठीक है, इस तरीके ये आप लोग याद रखिएगा कि इसको किसको क्या करते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि किसको प्लस करते हैं किसको माइनस करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आएगा बाद में भी। ठीक है, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया। इसके बाद आपका आता है एसेट्स। एसेट्स, एसेट का मतलब है प्रॉपर्टी विच आर ओन्ड बाय ओनर। प्रॉपर्टी विच आर ओन्ड बाय ओनर मतलब कि वो प्रॉपर्टी जो ओनर ने ओन्ड की है, मतलब जिन पे मालिकाना हक ओनर का है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स। एसेट के टाइप्स होते हैं नॉन करेंट और करेंट एसेट्स। नॉन करेंट का एसेट का है जिनसे हमें कैश विद इन 1 ईयर नहीं मिलता है, मतलब मोर देन 1 ईयर में रिलाइज होगा। मतलब कि वो एसेट जिनको सोल्ड करने पे कैश हमें 1 साल से बाद में मिलेगा या फिर उनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन करेंट एसेट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कूलर, फ्रिज, ये सब चीज़ें। करंट एसेट, करंट एसेट दो एसेट्स जिनका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर मिल जाता है या जिनको बेचने पर पैसा 1 साल के अंदर मिल जाएगा, वो आपकी करंट एसेट्स हैं। एक होती है फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है कि दोज एसेट्स विच आर नॉट रिलाइज एनी कैश इन एनीथिंग। मतलब कि जब आपकी कोई भी एसेट्स जो आपको सोल्ड करने पे कोई भी कैश रिलाइज ना करे। ठीक है, अगर आप एसेट बेच रहे हैं उसके बदले में अगर आपको कुछ भी कैश नहीं मिल पा रहा है तो उसको बोलेंगे फिक्टिशियस एसेट्स। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस बोला जाता है प्रॉफिट को और अनफेवरेबल बैलेंस बोला जाता है लॉस को। ठीक है, तो ये एसेट्स थी आपकी। एसेट का मतलब है कि नॉन करंट और करंट, मतलब कि हाँ, नॉन करंट में भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल का मतलब है जिनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। ठीक है, और इनटेंजिबल जिनको आप टच और देख नहीं सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसमें होते हैं लैंड, बिल्डिंग, इसके होते हैं गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क वगैरह। ठीक है, तो ये चीजें एसेट्स हैं। आपके आते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का मतलब आपका है कि अमाउंट विच आर ओड टू थर्ड पार्टीज। मतलब कि अगर आपको कोई अमाउंट थर्ड पार्टी को पे करना है, ठीक है, अगर आपको कोई अमाउंट थर्ड पार्टी को पे करना है उसको बोलेंगे लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की दो कैटेगरी होती है सेम, नॉन करेंट और करंट। इनको हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ही बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन करंट को लॉन्ग टर्म और करंट को शॉर्ट टर्म। मतलब कि तो ऐसी लायबिलिटी जिनका पेमेंट आपको 1 साल के बाद करना है, मोर देन 1 ईयर करना है, वो नॉन करंट है, और जिनका पेमेंट आपको 1 साल के अंदर करना है उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। इसके करंट के लायबिलिटी के एग्जाम्पल होते हैं क्रेडिटर, बिल्स पेबल या शॉर्ट टर्म लोन्स। उसमें आप क्या जाएंगे, डिवेंचर, बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये उसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होते हैं। अब आपका एक और कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक। ठीक है, स्टॉक का मतलब यहाँ पे है
कि एनीथिंग विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। आपने अगर कुछ भी परचेज किया है पर्पज ऑफ रीसेल के पर्पज से, और अगर वो आपके पास है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। ठीक है, तो कोई भी थिंग्स या गुड्स मान लेते हैं, ठीक है, गुड्स जो पर्पज ऑफ रीसेल के लिए परचेज किया है वो आपका स्टॉक है। ठीक है, अब स्टॉक में भी ओपनिंग और में भी क्लोजिंग, सॉरी ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि जो स्टॉक आपके 1 अप्रैल को है, 1 अप्रैल मतलब कि गुड्स अनसोल्ड ऑन द डेट ऑफ 1 अप्रैल इन ईच ईयर। आपके ईच ईयर के 1 अप्रैल को जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, अनसोल्ड गुड्स होते हैं, उनको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और जो लास्ट डेट पे होते हैं 31 मार्च को होते हैं, उनको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो मतलब है कि जो गुड्स आपने सेल करने के पर्पज से खरीदे थे और अगर वो अभी तक बेचे नहीं गए हैं तो साल के अगर अंत में है तो क्लोजिंग बोला जाएगा उनको, और वही अगर ईयर के स्टार्टिंग में है तो उनको ओपनिंग स्टॉक बोला जाएगा। बट याद रखिएगा स्टॉक आप यूज करेंगे उन पे जिसमें आपने गुड्स को परचेज किया होगा सेल के पर्पज से। ठीक है, उसमें कोई भी फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर प्रोसेसिंग आप उसमें ना करें। ठीक है, तो मतलब है कि एनीथिंग विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, आपने जो पर्पज ऑफ रीसेल के लिए खरीदा था वो आपका स्टॉक में है और उसी को बोला जाता है ओपनिंग और क्लोजिंग। डेट के अकॉर्डिंग उसको ओपनिंग और क्लोजिंग बोलते हैं। इसको वैल्यूएशन करने के मेथड भी बहुत सारे होते हैं। एक जैसे लीफो मेथड होता है, फिर फीफो मेथड होता है, फिर हीफो मेथड होता है। ठीक है, इसके बाद एक मिक्स मेथड भी होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं। और याद रखिएगा जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक की जो वैल्यू होती है कौन सी रखी जाती है, एक बुक वैल्यू होती है और एक आपकी मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो याद रखिएगा इनमें से जो प्राइस सबसे कम होगी उसी प्राइस पे हम स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो प्राइस सबसे कम होती है स्टॉक की उसी प्राइस पे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और स्टॉक आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है, करंट एसेट्स। ठीक है, स्टॉक आपका करंट एसेट्स होता है और ये आपका वो गुड्स होता है जिसको आपने परचेज किया है सेल करने के पर्पज से। ठीक है, परचेज का मतलब है कि गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। अगर आपने कोई भी थिंग्स परचेज की है पर्पज ऑफ रीसेल, अगर रीसेल के पर्पज से आपने खरीदा है तब आप यूज करते हैं परचेज। याद रखिएगा, अगर आपने कोई भी आइटम खरीदा है रीसेल के पर्पज से तब आप उसको परचेज बोलते हैं। ठीक है, और उसको ट्रीट कहाँ पे करते हैं, परचेज अकाउंट से। ठीक है, याद रखिएगा अगर आपने कोई भी आइटम सेल करने के पर्पज से खरीदा है तो उसको जहां रिकॉर्ड करते हैं उसको बोलते हैं परचेज अकाउंट। ठीक है, दूसरा, अगर गुड्स आपने सोल्ड किए हैं, अगर गुड्स आपने सोल्ड किए हैं तो उसको बोला जाएगा सेल्स, उसको ट्रीट करिएगा कहाँ से, सेल्स से। फिर परचेज किए हुए गुड्स को अगर आप वापस करना चाहते हैं, जैसे आप खरीद के लाए उसको आप वापस करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, जो आपने गुड्स खरीदा है अगर उसको वापस करना है तो परचेज रिटर्न। जो गुड्स आपने बेचा था अगर वो वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो याद रखिएगा परचेज का मतलब है यहाँ पे कि कोई भी आइटम आपने परचेज किया, बाई किया, खरीदा है फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, रीसेल के पर्पज से खरीदते हैं तो उसको आप परचेज अकाउंट से ट्रीट करते हैं। ओके, और अगर सेल कर रहे हैं तो उसको सेल्स करते हैं, वापस है तो रिटर्न और सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये चीजें। इसके बाद आपका आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या है आपका यहाँ पे, इन्वेंट्री आपका दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर दी प्रोडक्शन प्रोसेस। गुड्स हमने जो खरीदे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, इसके बाद उनको सोल्ड किया जाएगा। ठीक है, अगर हमने कोई भी आइटम परचेज किया है डायरेक्टली सेल करने के लिए नहीं, उस पर फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, देन इसके बाद उसको बेचेंगे तो उसको बोला जाता है इन्वेंट्री। ठीक है, याद रखिएगा अगर हम सेल करने के पर्पज से खरीद रहे हैं, ठीक है, तो स्टॉक में आएगा, बट अगर हम उसको प्रोडक्शन पर्पज से खरीद रहे हैं तो उसको आप इन्वेंट्री बोलेंगे। इसलिए इन्वेंट्री जो होती है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस करती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। ठीक है, वो आपकी स्टॉक क्या होता है, आपका ट्रेडिंग यूनिट्स में होता है। ठीक है, ये चीज़ें, इसमें भी आपको वही चीज़ होता है। इसमें आपका एक होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब है कि जो गुड्स आपने परचेज किए थे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए
वो सीधे सीधे जब आए हैं आपके पास उनको बोलेंगे रॉ मटेरियल। इसके बाद जब आप उनको प्रोडक्शन प्रोसेस में डालेंगे तब उसको बोलेंगे आप सेमी फिनिश्ड। ठीक है, सेमी फिनिश्ड। सेमी फिनिश्ड का मतलब है कि अंडर प्रोसेस्ड गुड्स विच आर अंडर प्रोसेस, जो अंडर प्रोसेस में उनको बोलेंगे सेमी फिनिश्ड। इसके बाद जब वो तैयार होकर तैयार हो जाएंगे तो फिर उनको बोलेंगे फिनिश्ड, तब उनको बोलेंगे फिनिश्ड। ठीक है, इसके बाद भी जब बन गया, इसके बाद भी ईयर के एंड में 31 मार्च को यही फिनिश प्रोडक्ट अगर हमारा अनसोल्ड है, रिमेन अनसोल्ड है, तब आप इसको बोलेंगे इन्वेंट्री इन स्टॉक, सॉरी इन्वेंट्री इन ट्रेड। इन्वेंट्री इन ट्रेड मतलब है कि ट्रेड के लिए इन्वेंट्री तैयार है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं, इन्वेंट्री के पार्ट हैं। ठीक है, बस याद रखिए कि अगर आपका सेल करने का पर्पज है तब आप स्टॉक यूज करते हैं, अगर प्रोडक्शन करने का पर्पज है तब आप उसको इन्वेंट्री यूज करते हैं। ठीक है, क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब है कि अमाउंट ड्यू टू कस्टमर। अगर किसी कस्टमर को आपको अमाउंट पे करना है, ठीक है, किसी कस्टमर को आप अमाउंट पे करने वाले हैं तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर। और किसी से अगर आप रिसीव करने वाले हैं तो उसको बोलेंगे डेटर्स, उसको बोलेंगे डेटर्स। या फिर आपने अगर किसी से उधार में खरीदा है तो उस पर्सन को बोलेंगे क्रेडिटर, और अगर किसी को आपने उधार में बेचा तो उसको बोलेंगे डेटर्स। ठीक है, ये आपके 2 कॉन्सेप्ट हैं। इसके बाद आपका आता है बैड डेब्ट्स, आता है बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट्स का मतलब है अमाउंट विच आर नॉट रिकवरेबल। अमाउंट विच आर नॉट रिकवरेबल मतलब कि जो अमाउंट आपका रिकवर होने वाला नहीं है उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स। ठीक है, अमाउंट जो आपका रिकवर होने वाला नहीं है उसको बोलेंगे बैड डेब्ट्स। ठीक है, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब है कि पर्सन हु इज एबल टू पे हिज डेब्ट, मतलब पर्सन अगर अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लायक है तो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और अगर पेमेंट करने के लायक नहीं तो उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इसको हिंदी में दिवालिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब है कि अगर कोई पर्सन अपनी उधारी चुका सकता है तो उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, और अगर नहीं चुका सकता तो उसको इंसॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक आता है कॉन्सेप्ट एंट्री। एंट्री का मतलब है जो ट्रांजैक्शन हुआ है, अगर ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं एंट्री। जब ट्रांजैक्शन को हम प्रिंसिपल बुक में या जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं एंट्री करना। ठीक है, एक होता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे जीवित लोग रह रहे हैं, जीवित स्टॉक है हमारे पास। जैसे कि हमारी कंपनी है, उसके पास 10 घोड़े भी हैं, ठीक है, जिनको वो रेसिंग वगैरह में उतारती है कभी कभी। ठीक है, तो ये भी क्या बिजनेस पर्पज से हैं। तो जो घोड़े हैं उनको क्या बोला जाएगा? लाइव स्टॉक बोला जाएगा। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के टाइम में कि गधे या घोड़ों से काम करवाया जाता था तो उनको स्टॉक के पर्पज से रखा जाता था। या फिर हम कह सकते हैं जैसे कि आप गाय का पालन करते हैं तो गाय आपका क्या है? लाइव स्टॉक है। ठीक है, तो याद रखिए जो जिंदा लोग हैं, मतलब जिंदा आपके जीव हैं, अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं, आप उनको बिजनेस पर्पज के लिए रखें तो आपको वो क्या हो जाएगा? लाइव स्टॉक बोला जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद आपका आता है जैसे कि इनकम, कि इनकम क्या है। ठीक है, तो इनकम का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जो टोटल आपकी रेवेन्यू हुई है सेल्स से। ठीक है, जब आप सेल्स करते हैं तो सेल्स के बदले में जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू, उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद उसी रेवेन्यू को जनरेट करने में कुछ एक्सपेंस होते हैं, उनको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं तो अब आपकी क्या आ जाती है? इनकम। ठीक है, तब आपकी आ जाती है इनकम। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, सेल्स जो आपका रिसीव हुआ है, और सेल्स को जनरेट करने में, उस पैसे को जनरेट करने, उस गुड्स को जनरेट करने में जो पैसा लगा था वो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये होता है। अगर हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, हमारी क्या जाएगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब कि जो गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं उसको बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी आई है, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब है कि जो हमारी इनकम रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, जो हमें सेल्स से इनकम मिल रही है, ठीक है, उसमें से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। या फिर इसको हम बोल सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इनकम रिसीव फ्रॉम सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो और आपको एक चीज़ बता दें कि ये थोड़ा सा ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस माना जाता है। कई बार क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट लास्ट में नेट प्रॉफिट आता है, हम उसको ही इनकम बोल सकते हैं कि हमारी इतनी इनकम हो रही है। या फिर हम कई बार क्या करते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू हो रहा है हम खाली उसको इनकम बोल देते हैं, और रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट हैं, अकॉर्डिंग टू पर्सन वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आप इनको पढ़िएगा, जो आपकी रह गई हैं उनको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे।